सिकंदर को आर्थर रोड जेल से बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा था। सुबह 11 बजे अच्छा खासा ट्रैफिक था। वो जिस पुलिस वैन में बैठा था उसमें 4 हवलदार हाथ में 303 गन लेकर उसकी निगरानी कर रहे थे। उसका राइट हैंड हथकड़ी से बंधा हुआ था। वैन में ड्राइवर के साथ अशोक वाघमरे खुद बैठा था। वो वायरलेस पर लगातार बात करता हुआ चल रहा था। यस सर, कोई बात नहीं। थोड़ा ट्रैफिक है और 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। अशोक ने वायरलेस को डैशबोर्ड पर रखा और एक बार पीछे देखकर तसल्ली कर ली कि सिकंदर बंधा हुआ है या नहीं। सिकंदर के चेहरे पर मार के निशान थे। उसकी आंखों में गुस्सा और हार दोनों देखी जा सकती थी। गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पहुंची थी। वैन के आगे एक पुलिस जीप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए चल रही थी। अचानक वैन को ब्रेक्स लगे। सिकंदर तो बंधा हुआ था, पर हवलदार अचानक लगे इस ब्रेक से डिस्बैलेंस हो गया और गिर पड़ा। भाऊ ऐसे चलाना। अबे इधर आहिस्ता चलाने को भी किधर मिल रहा है? अच्छे से पकड़ के बैठ उधर। सिकंदर ने ध्यान दिया कि जब उसको झटका लगा तब उसकी हथकड़ी जिस आयरन बार से बंधी थी उसका वेल्डिंग जॉइंट खुल गया था। सिकंदर की आंखों में चमक आई, पर हाथ छुड़ा भी लिया तो क्या। 4 हवलदार, फिर ड्राइवर, फिर अशोक वाघमरे और फिर आगे चलती पुलिस जीप जिसमें 3 पुलिसिये और बैठे थे। इन सब से एक साथ निपटना पॉसिबल नहीं था। सिकंदर मौके का वेट करने लगा। वैन एक ट्रैफिक लाइट पर रुकी। सिकंदर ने चारों को देखा। चाहे कुछ भी हो जाता, अशोक वाघमरे उसकी धमकी से तो वैन खोलने नहीं वाला था। एक बार दिल चला गया तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। जो करना है अभी करना होगा। ट्रैफिक लाइट ग्रीन होते ही वैन आगे बढ़ी ही थी कि एक बाइक वाले ने कट मार दिया और वैन ड्राइवर को फिर अचानक ब्रेक्स लगाने पड़े। हवलदार फिर एक बार नहीं संभल पाए और आगे की तरफ गिर पड़े। सिकंदर के लिए ये मौका अच्छा था। जो होना होगा यही इसी समय में होगा। सिकंदर ने एक झटके से हथकड़ी वाला हाथ फ्री किया और वही हथकड़ी सामने बैठे छोटे हवलदार की नाक में मारी। छोटा हवलदार चिल्लाया ही था कि छोटे हवलदार तुरंत अपनी गन तान ली, पर छोटी जगह में लंबी गन से निशाना लगाना अपने आप में एक चैलेंज था। सिकंदर ने सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसकी गन से एक हवलदार को गोली मार दी। अशोक वाघमरे को यकीन न हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा कि सिकंदर चारों हवलदारों को जम के पीट रहा है। एक नया बढ़ती हुआ हवलदार रोहन कामले डर के मारे कांपने लगा। सिकंदर ने बाकी 4 हवलदारों को अच्छी मार मारी। वैन के आगे बैठे अशोक वाघमरे ने तुरंत अपनी गन निकाली और जाली के बाद उसके हवलदारों को मारते सिकंदर पर निशाना लगाया। सिकंदर ने ये देख लिया। उसने झट से एक हवलदार को धक्का दिया और एक की लोडेड 303 गन से जाली पर आगे बैठे अशोक वाघमरे को शूट कर दी। गोली अशोक को टच करती हुई आगे विंडस्क्रीन तोड़कर निकल गई। ड्राइवर ने वैन एक झटके से रोक दिया। सिकंदर ने देखा कि आगे वाली जीप में बैठे कुछ पुलिस वाले गन्स लेकर अशोक वाघमरे को संभालने और वैन को खोलने के लिए आ चुके हैं। उसने हवलदार से छीनी एक गन को वैन के दरवाजे में फंसा दिया ताकि दरवाजा इजीली ना खुले। अशोक वाघमरे के शोल्डर से खून निकल रहा था, पर फिर भी वो सिकंदर को पकड़ने के लिए वैन ओपन करने आ गया। सिकंदर ने वैन के डोर से निकलने के बजाय जहां ड्राइवर बैठा था वहां से निकलने की कोशिश में उसने छोटी सी जाली पर एक और फायर किया। सिकंदर जैसा लंबा चौड़ा आदमी उस छोटी सी जाली से नहीं निकल सकता था। बहुत अच्छा, उसको छोड़ेगा नहीं। सामने दिखे तो शूट कर, एनकाउंटर कर साले पड़ने का। सिकंदर की मौत उससे कुछ ही सेकंड्स की दूरी पर थी।
उसने ड्राइवर और कैदी के बीच वाली जाली पर गन मार मार कर उसे तोड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि वाघमरे वैन का दरवाजा तोड़ता, सिकंदर ने जाली उखाड़ दी और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दो पुलिस वाले जो बैकअप के लिए अपनी पुलिस जीप के पास खड़े थे, उन्होंने सिकंदर को वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा तो डबल फायर किया। एक भी गोली सिकंदर को नहीं लगी। सिकंदर ने वैन स्टार्ट की और आगे खड़ी पुलिस जीप में दोनों पुलिस वाले इधर उधर गिर पड़े। इससे पहले कि वो उड़ते, सिकंदर वैन से भी बाहर निकला और पुलिस जीप में बैठने लगा। रुक, तुझे बताता हूँ। अशोक वाघमरे तुरंत पुलिस जीप के पास आया और उसने फायर किया। उसकी गोली सिकंदर के पैर पर लगी। सिकंदर ट्रैफिक में पुलिस जीप आगे बढ़ाने के बजाय जीप से उतरा और पास आते अशोक वाघमरे पर अटैक कर दिया। अशोक को दूसरा फायर करने का मौका नहीं मिला। दो और हवलदारों ने गोलियां चलाई और दोनों ही सिकंदर को नहीं लगी। गोलियों की आवाज से चारों तरफ पैनिक क्रिएट हो गई। सिकंदर ने अशोक वाघमरे का सर उसकी पुलिस वैन की विंडशील्ड में एक हवलदार उसी समय सिकंदर को मारने आया। ये था कि सिकंदर और उसकी निगाह मिली। हवलदार की बंदूक कांपने लगी। सिकंदर उसकी तरफ बढ़ा। चलाओ गोली हवलदार, पर इतना ध्यान रखना, अगर ये गोली हमें नहीं लगी तो हमें तुम्हारा कपाल फोड़ने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवलदार गोली न चला सका। सिकंदर की आंखें देखकर उसके हाथ कांपने लगे। लगभग यही हाल हर उस हवलदार का था जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तगड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका था। एक हवलदार ने सबसे पहले सब इंस्पेक्टर अशोक वाघमरे को वैन की विंडशील्ड से बाहर निकाला। उसके सर से लगातार खून बह रहा था। मेरे को छोड़, सिकंदर किधर गया? पकड़ो उसको। अशोक ने एक हाथ से अपना माथा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पुलिस वैन में गिरा वायरलेस ढूंढने लगा। सिकंदर उसके हाथ से मछली की तरह फिसल चुका था। अगला स्टेशन नोएडा सेक्टर 18 है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। शिवानी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ उससे थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ा था। शिवानी ऐसे बोली जैसे उसे अचानक याद आया हो। आपको कहाँ जाना था? मुझे गुरु द्रोणाचार्य जाना है, गोरेगांव के पास। ओह नो, आपको तो मेरी वजह से बिल्कुल ऑपोजिट आना पड़ गया। आपका टाइम वेस्ट हो गया। अरे सिर्फ टाइम ही क्यों, मेरा तो चॉकलेट भी वेस्ट हो गया। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे टाइम वेस्ट करने का बदला जरूर लूंगा। अरे नेक्स्ट टाइम क्या पता कब मिलेंगे। मुझे एक्चुअली गो ऑन। नहीं, कुछ नहीं। नोएडा सेक्टर 18, डोर विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज माइंड द गैप। मैं आपकी चॉकलेट पेटीएम कर दूंगी। अपना नंबर बताइए। अरे नहीं, आप गुरु द्रोणाचार्य आना और वहीं दिला देना, मैं मना नहीं करूंगा। शिवानी मेट्रो से निकली और रुक गई। कुछ लोग वहां से चढ़े, कुछ उतरे, पर शिवानी उसे देखती रही। सिद्धार्थ के चेहरे पर बच्चों जैसी स्माइल थी। शिवानी ने हाथ हिलाकर बाय किया। मेट्रो के दूर जाते ही शिवानी के फेस की स्माइल भी चली गई। असली मुश्किल काम तो अब करना था उसे। मन्नू फ्लाइट मिस कर चुका था। शिवानी का कहीं अता पता नहीं था। उसका बाप उसे धमकी दे चुका था कि अगर शिवानी 2 दिन के अंदर अंदर घर नहीं आई तो बापू से बुरा कोई ना होगा। इधर एसआई राकेश एक बॉम्ब फोड़ चुका था कि सुबह कोर्ट ले जाते समय सिकंदर पुलिस वालों को मार पीट के भाग गया है। कोई नहीं, वो पकड़ा जाएगा।
आसान नहीं है, पर अब शिवानी को कैसे ढूंढूं? मन्नू ने दिल्ली की फ्लाइट बता दी। नेक्स्ट फ्लाइट 8 बजे की इंडिगो थी, जिसका एक स्टॉप अहमदाबाद में भी होना था। यही ये फ्लाइट उसे 1 बजे दिल्ली पहुंचाने वाली थी। रात 1 बजे एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए जाना बेवकूफी थी। उसने अरुण को कॉल मिलाया। जी सर, कहिए। कैसे हो अरुण? सर, हाल चाल के लिए कॉल किया है तो 10 मिनट रुकिए, मैं लंच करने जा रहा हूँ, आराम से बताऊंगा। पूरे ऑफिस में एक अरुण ही था जो मन्नू को कोई खास भाव नहीं देता था और उसकी बेइज्जती भी नहीं करता था। वो बस उसे किसी आम ऑफिस स्टाफ की तरह ट्रीट करता था, जो मन्नू से बर्दाश्त नहीं होता था। आफ्टर ऑल मन्नू ये सारा गोलमाल इसलिए ही चाहता था कि वो खुद को स्पेशल फील करवा सके। सर, लाइन पे हो कि फोन रखूं? नहीं, सुनो ना, मेरी मुंबई से दिल्ली राजधानी देखोगे प्लीज? देख ही सकता हूँ सर, बुक करने के लिए तो स्टेशन ही जाना पड़ेगा ना? नहीं जाना पड़ेगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड बुक करना, मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही भेज दूंगा। अरुण कुछ ना बोला। अरुण, लाइन पे हो के फोन रखूं? लाइन पे तो हूँ सर, पर आप अगर कोई धांधली करने वाले हो तो उसमें मैं साथ नहीं हूँ। राय ज्यादा सरना मेरी मार लेंगे, उन्हें वैसे भी मेरी ज्यादा सॉफ्ट लगती है। नहीं, कोई धांधली नहीं, बस दिल्ली के बाद मुझे अम्बाला भी जाना है। तुम जानते हो ना मेरी फैमिली। हाँ सर, समझ गया। आप इसी ट्रिप के बहाने एक राउंड अपने घर का भी मारना चाहती हो। ठीक है तो ये धांधली ही। मेरे बाप का क्या जाता है, मैं बुक कर देता हूँ। बहुत एहसान आपका अरुण भाई। अब देखना, मुंबई से दिल्ली राजधानी सेकंड एसी हो तो भी चलेगा, फिर मैचिंग टाइम की अम्बाला के लिए। अगर अम्बाला की न मिले तो चंडीगढ़ की वंदे भारत। दोनों बुकिंग्स का जो भी टोटल बने मुझे व्हाट्सएप करना, मैं 20% एक्स्ट्रा तुम्हें भेज दूंगा। अरुण की सैलरी 22,000 रुपए थी। एक दिन में 500 या 700 एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका देकर वो खुश तो हो रहा था, पर मन्नू को भाव नहीं देना चाहता था। वो धीरे से बोला, सर मैं बुक तो कर दूंगा, बट आपको सारी प्रीमियम ट्रेन से चाहिए, कोई स्पेशल रीजन? बहुत ही कैजुअल से 2 रीजन है अरुण। फर्स्ट ये कि प्रीमियम ट्रेन लेट नहीं होती, इसलिए राजधानी की अराइवल टाइमिंग से मैच करती हुई वंदे भारत बुक की तो ट्रेन छूटने का रिस्क नहीं होगा। और सेकंड रीजन सर? इन टिकट्स का पैसा मेरे पिताजी स्पॉन्सर कर रहे हैं। मन्नू ने इतना कहकर फोन काट दिया। अभी वो मोबाइल जेब में रख भी नहीं पाया था कि आसिफा का कॉल आ गया। हाय हैंडसम। हेलो ब्यूटीफुल। आज शाम को आ रही हो ना? आई थिंक यस। गुड। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उसे भी ले दे आना। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी आ रही है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों गुफ्तगू में इतने मसरूफ हो जाए कि वो बेचारी अलोन फील करे। मन्नू के दिमाग में गौरव का चेहरा आया, लेकिन उसे कहीं भी ले जाने से पहले उसको ढंग से कपड़े दिलवाने की जरूरत थी, और लाडे को ब्लैकमेल करने के बाद उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने गौरव को कॉल किया। यस सर। ऑफिस से निकल ले, मैं आ रहा हूँ लेने, शाम को एक पार्टी में चलना है। लेकिन सर, वो जो फाइल में साइन था पहले वो तो कर देते। ठीक है, तू फाइल रेडी रख, मैं ऑटोग्राफ देने आता हूँ। शाम 4:30 बजे गौरव और मन्नू 2 बड़े बड़े बैग्स लेकर ऑटो ढूंढ रहे थे। मन्नू अपनी एक्स्ट्रा कमाई को बहुत अच्छे से यूज कर रहा था। गौरव इसी में खुश था कि उसको दिवाली के अलावा भी नए कपड़े मिल रहे थे। मन्नू ने अपने और गौरव दोनों के लिए कुछ टी शर्ट और कैजुअल जीन्स खरीदी थी। वो खुद भी आसिफा की पार्टी में अपने ऑफिशियल सूट के साथ नहीं जाना चाहता था। अचानक गौरव की नजर एक ऑटो वाले पर पड़ी। सर वो देखिए। क्या देखूं? वो लड़का जो ऑटो वाले से झगड़ा कर रहा है। यस सर। अरे वो जिससे झगड़ा कर रहा है ना, वही तो आफ्ताब है। गौरव बात पूरी करते ही आगे बढ़ गया। अब ये आफ्ताब कौन है? मन्नू भी उसके पीछे पीछे गया।
उसे झगड़े की आवाज साफ आ रही थी। नहीं चच्चा यार, मैंने कहा था ना, मैं जाता हूँ, वही रोक दो। बहस करने लग गए आप। अरे वर्ष तो किया मैं, जहाँ बाजू मिलेगा उधर ही तो रोकेगा ना मैं। ऐसा बीच सड़क पे रोकेगा तो कोई सड़क ठोक के जाएगा मेरे को। अरे लेकिन आपके बाजू मिलने के चक्कर में मेरा मीटर तो 45 पहुंच गया ना। तो देखा 45। अरे वही तो मसला है कि तब तक गौरव वहां पहुंच गया। अरे शायद साहब कहाँ थे आप? सुबह तो ऐसे गायब हुए कि आफताब ने गौरव की तरफ एक झलक देखा और फिर ऐसे मुंह फेरा जैसे जानता ही नहीं। मन्नू ने ये बात नोटिस कर ली, पर गौरव ठहरा सीधा आदमी, उसे समझ ही नहीं आया। अबे आफताब, धीरज आफताब, अबे मैं हूँ, मैं गौरव। अरे अभी तो मिले थे ना 2 दिन। ये भाई तुझा दोस्त आयला है, तू मेरा पैसा दे और मुझे जाने दे। गौरव के आते ही ऑटो वाले के सामने आफताब की आवाज ही गायब हो गई। वो नहीं चाहता था कि गौरव उसकी मदद करे। मेरे पास 38 ही है, 7 रुपए कम है। आफताब की आवाज बहुत धीमी थी, पर फिर भी गौरव ने सुन ली। वो जोर से बोला, अरे तू टेंशन क्यों लेता है, रुक ना, मैं देता हूँ। गौरव ने झट से 50 का नोट निकाला और ऑटो वाले को पकड़ा दिया। अंकल ये रख लो, लेकिन हाँ एक बात नोट भी कर लेना, ये जिसको तुम 7 रुपए के लिए बोल रहे थे ना, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। तब तुम बोलना अपने यार दोस्त से कि मैंने आफताब को कभी अपने ऑटो में बिठाया था। ऑटो वाले ने गौरव की तरफ घूर के देखा, फिर अपना ऑटो स्टार्ट करने लगा। इधर पीछू सीट पे ना अपन सुबह से शाम तक सिर्फ 4 लोग कोई बिठाता है। ये ले पकड़। गौरव ने हाथ बढ़ाया तो ऑटो वाले ने उसे 5 का सिक्का दिया और चल दिया। मन्नू मुस्कुरा दिया। उसने आफताब की हालत देखी। उसकी ब्राउन पैंट पर मिट्टी लगी हुई थी। शर्ट का असली कलर क्या था ये पहचानना मुश्किल था, और उसकी जैकेट शोल्डर के पास से फट गई थी, पर उसके रेड एंड व्हाइट जूते अलग ही चमक रहे थे। तो आप हैं आफताब आलम? अधीर, बंदे को अधीर आफताब कहते हैं। अच्छा, बंदे को अधीर कहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं? गौरव की समझ में नहीं आया, पर आफताब हाथ मिलाते मिलाते जोर से हंसा। आप जरूर मन्नू सर होंगे। अरे उस रात मैंने और गौरव ने जम के घोसा था आपको। गौरव के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अरे नहीं 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 सर, ये तो मजाक करता रहता है। अरे डर मत यार, मैं एक नजर देखकर बता सकता हूँ कि तेरे मन्नू सर को एग्जैक्टली पता था कि तूने इनके बारे में क्या क्या बताया। बहुत अच्छे, काफी टाइम बाद कोई ऐसा मिला है जो इतनी बात कर सके। सीनियर मन्नू साहब, ये ऑटो वाले के साथ क्या पंगा हुआ था? अरे वो क्या है ना कि मेरे पास सिर्फ 38 रुपए थे। मुझे अंधेरी स्टेशन जाना था तो मैं ऑटो में बैठ गया और मीटर देखने लगा। अब मीटर जैसे 38 पर पहुंचा, मैंने ऑटो वाले को बोला कि यहीं रोक दे, और उसने 500 मीटर आगे जाकर रोका तो मीटर 45 पे पहुंच गया। गौरव और मन्नू हैरानी से उसका मुंह देखने लगे। अरे कमाल है, तू बस से चला जाता। यार बस की धक्का मुक्की ना अपने बस की नहीं है। इससे तो पैदल चला जाता तो बेहतर होता, तेरा कर्जा तो नहीं लेना पड़ता। गौरव ने उसकी पीठ पर हाथ मारा। अरे चल बे साले, जैसे तुझे ब्रेक मिला ना, मेरी गोवा की ट्रिप तू ही स्पॉन्सर करेगा, समझा? मन्नू को लगा कि दोनों का भरत मिलाप तो लंबा चलेगा। तुम दोनों लंबे टाइम बाद मिले हो, बात करो। मैं निकलता हूँ। नाइस मीटिंग यू आफताब। अरे सर सुनिए तो, आप जिस पार्टी के लिए बता रहे थे उसमें आफताब को भी ले चलते हैं ना प्लीज। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, पर जो होस्ट है उससे तो पूछ लेते हैं। अरे यार मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं जाना नहीं चाहता। अभी मेरे कपड़े भी तो दे, पहन दे तुझा। अरे कपड़े की टेंशन छोड़ ना, मुझे अभी तो दिलाए हैं सर ने, और वैसे भी तुझे मेरी जीन्स आ जाएगी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद रही बात टी शर्ट की ना, तो वो तो देख लियो कि तुझे कौन सी चाहिए। और सर आपने तो कहा था ना कि आपकी फ्रेंड ने कहा है कि कुछ और फ्रेंड्स को लेकर आओ, तो वो क्यों मना करेगी? मन्नू सोचने लगा।
गौरव उसे घर के उस बच्चे जैसा लग रहा था जिसे कोई पर्सनल बात बता दो तो वो वही बात पड़ोसी को भी बता देता है। सर प्लीज देखिए ना, इसके पास मोबाइल भी नहीं है और अगर हम लोग दिल्ली चले गए और ये कहीं गायब हो गया तो पता नहीं कब मिलेगा। ओके चलो। गौरव खुशी से झूम उठा। आफताब नर्वस तो था पर उसे बहुत कस के भूख लगी थी, इसलिए वो न चाहते हुए भी जाने के लिए मना नहीं कर पाया। गौरव, आफताब और मनु तीनों जीन्स और कूल टी शर्ट्स में धोलाली रेस्टोरेंट में घुसे। यार गौरव, यहाँ तो इतना शोर है कि सेम टेबल पर बैठे दो लोगों को भी एक दूसरे से व्हाट्सएप चैट करनी पड़ेगी। अरे वो छोड़ यार, तू ये देख कि हर टेबल पर कुत्ता बैठा है। इस रेस्टोरेंट में तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं। Behave guys, she's our host. मन्नू को सामने आसिफा और उसकी फ्रेंड सुहाना दिखी। आज ये दोनों शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप में थी। आसिफा आते ही मन्नू के गले लग गई। गौरव सुहाना को देखता रह गया। अरे आपने तो मुझे गड्ढे से निकाला था। ओ तो तुम इन्हें जानते हो? अरे सर, यही वो दो लड़कियां थी जिन्होंने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला था और उसके बाद अपने ऑटो में लिफ्ट भी दिया था। वैसे ही आपकी फ्रेंड कैसे बनी? मन्नू और आसिफा मुस्कुरा दी। गौरव को जाने क्यों लगा कि आफताब लेफ्ट आउट फील कर रहा है। उसने तुरंत उसको आगे किया। सुहाना और आसिफा मैम, ये मेरा दोस्त है। हेलो, आपको कहीं देखा लगता है? यूजुअली ऐसी लाइंस लड़के मारते हैं। नहीं, सच में। क्या नाम बताया आपने? अभी बताया ही कहा है, नाम बताने लायक बना दो फिर बताता हूँ आपको। और रही बात कहीं देखने की, तो जब भी दोबारा दिखूं मुझे इत्तला जरूर करना। मैं भी जाने कब से ढूंढ रहा हूँ खुद को। गौरव, सुहाना, मन्नू और आसिफा सब आफताब का मुंह देखने लगे। गौरव धीरे से मन्नू के कान में फुसफुसाया। सर, ये इत्तला का मतलब क्या होता है? मन्नू भी उसके कान में धीरे से बोला, सूचित करना। सर सूचित मतलब? इन्फॉर्म करना। अब इन्फॉर्म का मतलब पूछा ना तो तेरे टुकड़े करके इन्हीं में से किसी कुत्ते को खिला दूंगा। मन्नू ने गौर किया कि आसिफा और आफताब की निगाहें जो मिली तो फिर हटी ही नहीं थी। उसे जिंदगी में पहली बार जेलसी फील हुई। अरे बैठिए ना, हम तो खड़े खड़े ही इतनी गुफ्तगू करने लगे। कॉल अरुण का था। कॉल रिसीव करने से पहले उसकी नजर व्हाट्सएप पर पड़ी। ऑफिस वाली अंकिता उसे 25 मैसेजेस कर चुकी थी, 12 व्हाट्सएप कॉल कर चुकी थी। अरुण बोलो। सर, 7:30 बजे की राजधानी है वसई रोड से। आप जहाँ कहीं भी हो अभी निकल लो। ये वसई रोड कहाँ है? जवाब आफताब ने दिया। एक ट्रेन से 1 घंटा लगता है। वसई विरार सब आउटस्कर्ट में है मुंबई की। थाने या पालघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मन्नू ने देखा 5:25 हो रहे। ओके अरुण, मैं पैसे भेजता हूँ, बुकिंग कर दो। उसके आगे की बुकिंग का क्या हुआ? सर जी, ये तो मैंने बुक कर दी, 4100 की हुई है। आगे की आपको शायद नींद ना रहे। यहाँ ऑफिस में हंगामा हो गया है। क्या हो गया? अरे सर, कोई लड़की आई थी, वो बोली कि आपके बयान से आप कहाँ हो, सेफ हो या नहीं, ये सब पूछ रही थी। और कंपनी की पॉलिसी तो आप जानते हो ना सर, किसी भी अननोन को अपने एजेंट्स के बारे में नहीं बता सकते। मन्नू को तुरंत समझ में आ गया कि अंकिता क्यों उसे इतनी कॉल कर रही थी। बेड़ा गर्क, कहाँ गई वो? बॉस से मिली क्या? अरे आपकी और मेरी किस्मत अच्छी है सर, बॉस तो आज आए ही नहीं। मेरी तो ठीक, तुम्हारी कैसे अच्छी हुई? वो अगर यहाँ होते तो चैन से जीने देते। आपके टिकट्स कंफर्म करवाने में 1 घंटा लग गया। इतनी देर में ना वो मुझे 10 बार किसी न किसी फालतू काम के लिए बुला चुके होते। एनीवेज सर, अम्बाला या चंडीगढ़ वाली ट्रेन करनी है क्या? नहीं, यही बहुत है। मैं 5000 भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मन्नू ने कॉल डिस्कनेक्ट की तो देखा आफताब आसिफा के संग और गौरव सुहाना के साथ घुट घुट के बातें कर रहे हैं।
राम देवता, कैसी कैसी सिचुएशन में फंसा देते हो। खैर अभी तो दिल्ली पहुंच के रायता समेटना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मुंबई वाली को संभाला जाएगा। हेलो गाइस, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, मुझे अर्जेंट में वसई पहुंचना है। अरे ऐसे कैसे? अभी अभी तो आए हो, बहारे बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले। गौरव और सुहाना आसिफा का मुंह देखने लगे कि आफताब ने गाना शुरू किया। ये शाम ढल तोले जरा, ये दिल संभल तोले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। मन्नू मुस्कुरा दिया और साथ देते हुए गाने लगा। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। गाना खत्म होते ही गौरव और सुहाना तालियां बजाने लगे। आसिफा आफताब की तरफ देखकर बोली, मन्नू जी को तो मैं जानती हूँ, पर आपको भी ये गाना याद है? क्या बात? साहिर लुधियानवी साहब का कोई भी गाना मैं जिस दिन भूल जाऊं तो समझ लेना कि इस दुनिया में मेरे दिन पूरे हो गए। आसिफा फिर इम्प्रेस होती उसे देखने लगी। थैंक्स गाइस इस जैमिंग के लिए, आप लोग एंजॉय करो, मैं फिर मिलता हूँ। अरे आपके लिए एक स्पेशल डिश मंगवाई थी। मन्नू को अचानक आसिफा की टोन और जेस्चर्स नौटंकी लगने लगे। नेक्स्ट टाइम जब तक आफताब को खिलाओ, गौरव तुम खाओ, भूख लगी होगी तुम्हें। आफताब तुरंत समझ गया कि गौरव का नाम लेकर भूख वाला टॉन्ट उसके लिए किया गया है। ओके गाइस, ख्याल रखना। गौरव यहाँ से फ्री होकर मुझे कॉल करना। मन्नू और आसिफा गले मिले ही थे कि आफताब बोला, यारो मैं भी चलता। उसके जाने की बात सुनकर मन्नू उतना हैरान नहीं हुआ जितना खुश हुआ। फिर भी उसने पूछा, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी वसई पहुंचना है? नहीं, मुझे यहाँ का एक्स्ट्रा शोर नहीं पसंद। मन्नू को उसके चेहरे पर ईगो साफ दिख रहा था। उसे ये भी दिख रहा था कि लड़के ने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि वो हर टेबल पर सर्व हो रहे फूड को बड़े ध्यान से देख रहा था। पर फिर भी वो यहाँ रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पार्टी में मन्नू इनवाइटेड था और वो ही जा रहा है। मन्नू और आफताब दोनों साथ साथ बाहर निकले और दोनों ने एक दूसरे को ऐसे इग्नोर किया जैसे अजनबी हो। मन्नू एक ऑटो पकड़कर सीधे अंधेरी स्टेशन के लिए निकल गया। पीछे आफताब पैदल चलते चलते गाने लगा। जिंदगी का साथ निभाता चला है, भूख प्यास नींद लुटाता चला है। अभी अचानक उसे पीछे से बड़ी तेज आवाज आई। आफताब साहब जरा